छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल हमें मिल चुके हैं। अंशुल जी हमारे साथ हैं। मनीष शाह साहब का सवाल है टाटा टेली। सर इन्होंने 100 रुपीज़ पर लिए हुए हैं टाटा टेली। पूछ रहे हैं कि सर लॉस बुक करना पड़ेगा या बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते हैं तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर शिफ्ट कर सकते हैं क्या? तो देखिए, मैं आपकी थोड़ी सी उम्मीद तोड़ देता हूँ और उम्मीद एग्जाम्पल के साथ तोड़ देता हूँ। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी रॉन्ग। आपको याद होगा ईज माई ट्रिप हमने 22 रुपए में लगभग अपन ने डिस्कस किया था। अब ये कोई मैं अपनी बढ़ाई या वाह के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि क्यों आपको बाइंग क्लाइमेक्स वाले शेयर से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। 2242 में बाइंग क्लाइमेक्स कंप्लीट हुआ था, हाई इसका बना था 36। बाइंग क्लाइमेक्स कंप्लीट हुआ था 22 रुपए में। वहां से हम डिस्कस करते आ रहे थे कि इसका लिस्टिंग वीक का हाई जो है 711, ये टारगेट है। आप देखो 157 हफ्ते लगा के ऑल टाइम हाई से 80.69% टूट चुका है 157 हफ्ते में। तो जो मिड कैप स्मॉल कैप में आप लोग कोशिश करते हो ना कि लेके मेरे पास 5 साल का समय है, मेरे पास 2 साल का समय, अब बैठे तो हैं 157 हफ्ते में 80% डाउन साइड लेके। तो लार्ज कैप को मिड कैप स्मॉल कैप की तरह ट्रेड करना बंद कीजिए। सेम इज विद टीटीएमएल। बाइंग क्लाइमेक्स हो चुका है कंप्लीट 89 पे। बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट 22 है। अब ये 22 हफ्ते में आता है या 157 हफ्ते आता है ये मेरे को नहीं पता। बट ये 22 रुपए 80 पैसे आने की प्रोबेबिलिटी टीटीएमएल में बहुत ज्यादा हाई है। सर आप तो ऐसा टारगेट दे देते हो ना, और कई बार जब अचीव हो जाता है तो खुशी कम दुख ज़्यादा होता है कि ये हो क्यों गया। इससे तो आप गलत ही साबित हो जाते। अब देखिए ईज़ माई ट्रिप आपने 16-17 रुपये पर, मुझे याद है कि आपने बोला था 6-6.5 रुपये आ जाएगा। अब ये आ गया। तो अंशुल भाई इसमें जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए मेरी संवेदनाएं ज़्यादा हैं। आपका टारगेट अचीव हुआ, आपके लिए अचीवमेंट है, लेकिन संवेदना सर उनके लिए ज़्यादा है। अब यही प्रॉब्लम आप टीटीएमएल में बता रहे हो कि यहाँ पर भी ये फंस जाएगा। सर अब ये बता दीजिए कि अभी तो चलिए 50% लॉस है इनको, लेकिन अब 50% लॉस पूरा करने के लिए इनको 100% रिटर्न वाला शेयर चाहिए। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ठीक है? जेडब्ल्यू इंफ्रा ले लीजिए, अदानी का कोई स्टॉक ले लीजिए, अदानी एनसॉल ले लीजिए, अदानी तो एटीजीएल 640 पार हो जाए तो एटीजीएल ले लीजिए, या अगर इन्वेस्टमेंट ही करना है तो एटीजीएल लेके छोड़ दीजिए 2-3 साल के लिए। सब स्टॉक आपको डबल के कैंडिडेट हैं। मगर फिर वही दिक्कत है ना, रोज सुबह आके जेएसडब्ल्यू इंफ्रा नहीं चल रहा, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा नहीं चल रहा, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा नहीं चल रहा। तो फ्रस्ट्रेट आपको होना है, मेरे को थोड़ी होना है। मैं तो अपने 240 का लेके बैठा हूँ, तकिए के नीचे दबा के सो गया हूँ। 700 रुपये आएगा तब देखूंगा। 3 साल में भी 700 आता है तो 240 का 700 होता है, 700 डिवाइड बाई 240, 290%। 290 डिवाइड बाई 6, 48 साल की एफडी का रिटर्न 3 साल में मिल जाएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड, लॉजिकल कैलकुलेशन, ये सब चीज नहीं है, तभी आप परेशान हैं, तभी आपका जेन स्ट्रीट पैसा लेने हमेशा तैयार बैठा रहता है। ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं सर। पीपीएल फार्मा पर काफ़ी सवाल आते हैं, इस पर भी बता दीजिए, और एम&एम फाइनेंस पर भी आते हैं। चूँकि शाह साहब ने ऑलरेडी ये दोनों सवाल भी पूछ ही लिए हैं। इन्होंने एम&एम फाइनेंस लिए हुआ, पीपीएल फार्मा दोनों, और पीसी ज्वेलर पर तो कल हमने डिटेल में बात की थी। मैं ये दोनों शेयर ले लेता हूँ सर, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस और पीपीएल फार्मा, इन पर आपकी महिंद्रा राय। एंड महिंद्रा फाइनेंस तो 600 रुपये जा रहा है, हर डिप पे बाई करके चलिए। इन्वेस्टमेंट का कॉल है, ट्रेडिंग करेंगे तो फिर हमेशा ही फ्रस्ट्रेट रहेंगे। तो अपने आप से सिंक हो जाइए कि अगर आप ट्रेडर हैं तो स्टॉक से दूर रहिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो स्टॉक को लेके रखिए। 1-2 साल छोड़ दीजिए, 600 रुपये प्लस के टारगेट मिल जाएंगे। और रोज रोज उंगली करेंगे तो रोज लॉस करेंगे। पीपीएल फार्मा 42 हफ्ते से इनसाइड बार की रेंज बना रहा है। अब मैं चार्ट नहीं शेयर कर सकता हूँ, नहीं, लॉजिकली आपको एक्सप्लेन कर देता है। 10 फरवरी 2025 को कैंडल में सेलिंग क्लाइमेक्स बना था 181-61 पे, उस कैंडल का हाई है 227-86। 42 हफ्ते से उसी के अंदर पूरा काम चल रहा है और अब रेंज के बॉटम पे है। यहाँ से किसी भी तरह का स्वीप और बुलिश एविडेंस, एकदम तेजी से राह खोलेगा। रेंज का टॉप 227 का, और रेंज टॉप का ब्रेकआउट आते ही से 300 रुपये। बाकी जाना इसको 400 रुपये है। तो आप गाड़ी में कहाँ चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, उस हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर।
पीसीजे को एक बार मैं डिस्कस इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि कल मैंने स्टॉक एक्सरे में बात की थी और इस पर हमने पूरी तस्वीर बताई थी। आज ये काउंटर 8% ऊपर है, कल भी 3% ऊपर हो गया था हमारे बात करने के बाद। पहले ही करीब, तो पिछले 2 दिन में करीब 13-14% ये ऊपर आ गया सर काउंटर। अभी कुछ लेवल्स दिख रहे हैं अंशुल भाई? सर देखिए, पीसी ज्वेलर जैसे स्टॉक जो होते हैं ना, ये दो धारी तलवार होते हैं। तो बहुत जल्दी से कोई, जिसको इंग्लिश में कहावत है स्टिक योर नेक आउट, तो आप अपनी गर्दन तलवार के नीचे रखने में बहुत हिम्मत लगती है। तो मे बी मैं मिड कैप स्मॉल कैप प्ले करते करते इतना दिलेर हो गया हूं कि मैं अपनी गर्दन तलवार के नीचे रखने तैयार हूं। बार बार हमने बात की थी कि 1054 के राउंड हमको बुलिश एविडेंस चाहिए, अगर मिलता है तो आई वुड बी अ बायर। रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी कैलकुलेटर, इन सब में तो कोई दाग नहीं है, ये तो करना ही है, भले कितना अच्छा हो कितना भी खराब सेटअप हो। तो अगर आपको 4% अपनी कैपिटल की रिस्क लेनी है, प्राइमा फेसी बुलिश एविडेंस बन रहा है। वॉल्यूम भी वीकली चार्ट पे 204 मिलियन का एवरेज वॉल्यूम है, 321 मिलियन वॉल्यूम हो चुका है। अगर ये बुलिश, मैं इस बुलिश एविडेंस पे इमीडिएट बाय नहीं करूंगा। ये रिवर्सल स्ट्रक्चर बना है। इस रिवर्सल स्ट्रक्चर के बाद 2 से 3 हफ्ते अगर टाइट रेंज बनती है, पैटर्न कंप्लीट होता है, जो इमीडिएट स्विंग लो बना है 9.59 का, इसके नीचे 9.5 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाऊंगा और सो जाऊंगा 3 साल के लिए आराम से कम 20 रुपए का तो टारगेट मिल ही जाएगा, और सब कुछ बढ़िया रहा तो 32 भी मिल जाएगा। अब आप रोज रोज इस पे सवाल पूछ लेंगे कि नहीं चल रहा नहीं चल रहा, तो आप बेसिक कॉमन सेंस मिस करेंगे कि 3 साल का ट्रेड है, मंथली चार्ट पे डेवलप हो रहा है। 30 कैंडल भी लिया तो 36 कैंडल मतलब 12 3 36, 3 साल हो जाएगा। तो 25 से 30 कैंडल का ट्रेड है मंथली चार्ट पे, 25 से 30 कैंडल मतलब 2.5 से 3 साल। तो अगर ये बेसिक कॉमन सेंस रखते हुए आप कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो पीसीजे को अवॉइड कर दीजिए, ट्रेडर के मतलब का स्टॉक नहीं है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। एक दर्शक भी पूछ रहे हैं, राज आनंद जी, इन्होंने 15 रुपए के लिए हुए हैं। तो अंशुल भाई, यहाँ पे और ले लें या अभी कुछ मतलब इनको देखना है? तो एग्जैक्टली मैंने अभी यही चीज डिस्क्लोज की कि मैं इमीडिएट इस बुलिश एविडेंस पे नहीं ले रहा हूं, ना मैं लेता हूं। मैं बुलिश एविडेंस के बाद जब टाइट रेंज बनती है और मेरा स्टॉप लॉस छोटा है, मैं तब बाई करता हूं। तो मेरे लिए ये स्टॉक वॉच लिस्ट पे बिल्कुल टॉप पे है। अगले 2 3 हफ्ते बिल्कुल प्राइम वॉच लिस्ट पे रहेगा। अगर टाइट रेंज बनी और स्टॉप लॉस लेस देन 1 रुपीज हुआ, और मैं तुरंत एंट्री कर जाऊंगा। सीधा सीधा 1730 से लेके 1960 ये पहला टारगेट होगा, और 32 रुपए आइडियली इस स्ट्रक्चर का टारगेट बनता है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर तो पीस अति उत्साही लोग आधी कमेंट्री सुन के घुस जाएंगे, कल से आप सवाल पूछना चालू कर देंगे कि नहीं चल रहा नहीं चल रहा नहीं चल रहा नहीं चल रहा। मंथली चार्ट पे 25 से 30 कैंडल का ट्रेड है, तो उतना तो रुकना ही है। अगर नहीं रुक सकते हैं तो क्यों ले रहे हैं? बिल्कुल ठीक है सर। वही हो जाता है सर कि जब मार्केट की कई बार परिस्थितियां चेंज हो जाती हैं तो थोड़ा सा लोगों में डर आना लाजमी है अंशुल जी। थोड़ा सा मतलब ठीक है सर, मतलब लोग परेशान रहते हैं और अब जैसे तैसे प्रॉफिट आ रहा है तो थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए सर। आपने अच्छे टारगेट्स मेरा दिए हैं। सपोर्ट मेरा सपोर्ट सर आपको अनकंडीशनल है, आपको मतलब दर्शकों को अनकंडीशनल है। 24 घंटा बिठा के रखेंगे, बैठा रहूंगा। बट मेरी प्रॉब्लम है कि बेसिक कॉमन सेंस अगर आप यूज नहीं करेंगे तो जेन स्ट्रीट बैठा ही आपका पैसा लेने के लिए है। डर, इमोशन, ये तो सबसे पहली चीज होती है जो ट्रेडिंग में नहीं होनी चाहिए। एक कॉमन सेंस होना चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए, एक आपका ट्रेडिंग पैटर्न होना चाहिए। जो अगर आपने वो पिक्चर देखी हो चांदनी चौक टू चाइना, उसमें वो अक्षय कुमार से बोलता है, मेरे को तुम्हारे 10,000 मूव से कोई डर नहीं लगता। तो आप 10,000 पैटर्न सीख लेंगे तो पैसा नहीं कमाएंगे। एक पैटर्न पकड़िए, उसको घिस लीजिए। एक मूव पकड़िए, उसको घिस लीजिए। तो नहीं, वो तो वापस से वो चांदनी चौक टू चाइना जाके देखिए, लास्ट में वो विलन से तभी जीतता है जब वो अपनी एक मूव जिसको वो बचपन से करते आया उसका उपयोग करता है। तो एक पैटर्न पकड़िए ना, कप एंड हैंडल पकड़ लीजिए, फ्लैग पकड़ लीजिए, टाइटनेस ब्रेकआउट पकड़ लीजिए, वीकली 3 टाइट क्लोज पकड़ लीजिए। विलियम ओनिल तमाम पैटर्न लिख के गया, आप कोई भी एक पकड़ लीजिए और घिस लीजिए उसको।
स्टॉक से मोहब्बत करने की जगह पैटर्न से मोहब्बत कीजिए, वीकेंड पे स्कैन रन कीजिए कि किस में मेरा पैटर्न बन रहा है। इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी। खैर, किसी को अगर पढ़ना है फ्लैग पैटर्न, तो सुबह एक चार्ट नरेंद्र के शो में बताया था, शायद केटी के बैंक था, मेरे को याद नहीं आ रहा। दूसरा, हाँ केटी के ही था ना। और दूसरा, अगर आपको फ्लैग पैटर्न पढ़ना है तो आप खोलो सिग्निटी टेक, एक बार सिग्निटी टेक का चार्ट लगा लीजिए। सिग्निटी टेक, टेक, CIGINI। आप सिग्निटी टेक लगाओ का चार्ट सिग्निटी लगा दीजिए टेक जरा, का। पीसीआर। और अगर 15 दिन का या 10 दिन का लग जाए तो 15 या 10 दिन का चार्ट लगा लीजिए। आप सिग्निटी देखिए टेक लगा 24, दीजिए, पीसीआर टीम जरा फटाफट से, पीसीआर टीम। 24 जी, 24 नवंबर से 4 दिन में 8% स्टॉक चला है, उसके बाद से 4 दिन से टाइट क्लोजिंग में था। आज ओपन लो के साथ ब्रेकआउट आया है। सुबह हमने कितने में बाई दिया है फ्लैग पैटर्न सिग्निटी, 1880 रुपए में बाई दिया है, 1905 रुपए चल रहा है। इसको आप 5 डे कर दीजिए, 5 डे में आएगा फाइव नहीं डे कर फ्लैग दीजिए। पैटर्न। 1 मंथ कर लीजिए। हाँ, ये वन, फ्लैग दिख रहा है, तो ये फ्लैग था, इसके पहले का पोल नहीं दिखेगा। 1 मंथ हाँ कर वन देंगे तो मंथ शायद करिए दिख जरा, जाए। 1 मंथ कर दीजिए। हाँ। टोटल पैटर्न 10 दिन का है, ये देखिए, ये 24 नवंबर नीचे डेट लिखी है ना, नवंबर 24 जो नीचे, वहां से देखिए ये पोल बना है, ये फ्लैग बना है, ये ब्रेकआउट आ रहा है। इतना सा आपको घिस के रखना है। सिग्निटी टेक से थोड़ी मोहब्बत करनी है, फ्लैग पैटर्न से मोहब्बत कीजिए। वहां मिला ब्रेकआउट, प्ले कीजिए, या तो स्टॉप लॉस कटेगा तो 1% ऑफ कैपिटल चला जाएगा, टारगेट हिट होगा तो 2 से 3% ऑफ कैपिटल रिटर्न मिल जाएगा। अगले स्टॉक पे मूव कीजिए, अगला फ्लैग किस में बन रहा है, केटी के बैंक लगा लीजिए 5 डे, उसमें दिख जाएगा आपको पैटर्न। केटी के तो बैंक, कर्नाटका बैंक। जी जी, सुबह बाई दिया है अच्छा। 214 रुपए में। इसमें क्या हुआ है, 21 नवंबर से 25 नवंबर, 3 दिन में 25% स्टॉक चला। उसके बाद से 1 2 3 4 5 6 7 दिन की टाइट रेंज है। कल 5 दिन के लो को स्वीप करके हैमर बनाया। आज ओपन लो के साथ चल रहा है, गया 214 में बाई दिया है, 212 का स्टॉप लॉस होना। 2 रुपए का स्टॉप लॉस था, 17 तो चल ही रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड तो आप वैसे ही कवर कर चुके हो। फटा 230-35 तक, तो 2 रुपए की रिस्क के सामने आप 20 रुपए कमा लोगे। यानी अगले 10 स्टॉप लॉसेस आपके फंड एक ही ट्रेड कर देगा। इस तरीके से काम किया जाता है कि जिसमें मिल रहा है 5-6 स्टॉप लॉस का पैसा निकाल लो, ताकि अगले 5-6 गलतियों के लिए घर से पैसा ना जाए। तो ये अगर आप कर रहे हैं तो मैं बैठा हूं आपकी अनकंडीशनल सपोर्ट के लिए। अगर आप अगरबत्ती वाले ट्रेडर हैं तो फिर तो भगवान नहीं बचा सकता आपको, मैं क्या बचाऊंगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं, बिल्कुल। लेकिन ये कुछ ट्रेड्स हैं जो सिंबॉलिक हैं, और अंशुल भाई ने बताया भी कि किस तरह से आपको ट्रेड पैटर्न सोचना है और किस तरह से देखना चाहिए। ब्रजेश पांडे साहब का सवाल है, ल्यूमेक्स टेक सर 1100 रुपये के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, इस पर होल्ड या सेल? लुमेक्स टेक होल्ड करना चाहिए सर, बिल्कुल आराम से होल्ड कीजिए, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए लेट हो चुके हैं। अगर है आपके पास तो 1460 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए क्लोजिंग बेसिस पे। गया तो प्रॉफिट में से 100 रुपए कम हो जाएगा, आया तो ऊपर 1800 रुपए तक मिल जाएगा। फ्रेश बाइंग के लिए आपका रिस्क रिवॉर्ड नहीं मैच करेगा तो छोड़ देना चाहिए। सुमिन पान जी का सवाल है, सर बीएलएस इंटरनेशनल में कुछ रिवर्सल के साइन बन रहे हैं क्या? BLS, हाँ ये सुबह से लिस्ट में जरूर आ रहा है। BLS वीकली चार्ट की रिवर्सल बन रहा है। आपको लेवल याद होगा 342.30 का, हम बार बार डिस्कस करते आ रहे थे कि इसके ऊपर निकला तो प्रॉपर रिवर्सल, बुलिश एविडेंस, सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी और टारगेट खुल जाएगा। लगभग 380 का रेजिस्टेंस, अगला रेजिस्टेंस 405 का और टारगेट 428 का। तो 342 के ऊपर टिकने दीजिए, प्राइमा फेसी एविडेंस सारी चीजें अच्छी हैं। 342.30 के ब्रेकआउट की जरूरत है, तब आपका स्टॉप लॉस 323 आएगा, तो 20 रुपए की रिस्क और सामने 80 रुपए ऊपर का टारगेट। ठीक है सर। बेल राइज, रीना परमार जी का सवाल है, 168 रुपये का लिया हुआ है इन्होंने, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रखें सर, या प्रॉफिट बुक करना है तो प्लीज़ वो भी बता दीजिए। कितने का लिया है सर? सर 168 का लिया है, आई थिंक अब देखिए, मैं प्रॉफिट। 156 में बाई दे रहा हूं, आप 168 में जाके ले रहे हैं। अब 156 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है, और ऊपर में अगर 156 का स्टॉप लॉस नहीं कटता है तो 199 मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो अब जिसने राइट एट ब्रेकआउट खरीदा है वो ब्रेक इवन पे आ गया, स्टॉप लॉस भी कटेगा तो घर से कुछ नहीं जाएगा, तो सही प्राइस पे भी तो खरीदना बहुत जरूरी है। चलिए, कोई नहीं। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर, विमता लैब, सर ये बाय कर सकते हैं क्या? सागर रूपराल जी का सवाल है, 2 साल के लिए।
विमटा लैब खरीद लीजिए सर, 587 के आसपास माल भर लीजिए। बुलिश एविडेंस के लिए मैं वेट करूंगा, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो 587 गुड अमाउंट है, ले लीजिए। 2-3 साल छोड़ देंगे तो करीब करीब 1700-1800 रुपए तक का टारगेट तो आराम से मिल जाना चाहिए। एस एम सुमी जी का सवाल है, बीएलएस ई सर्विसेज में क्या सर आईपीओ का बेस बन गया है? बीएलएस, ये सवाल आने चाहिए ना। इस टाइप के सवाल पूछिए तो कुछ मजा भी आए, टाइम एंड एनर्जी लग रही है तो उसका कुछ फायदा मिले सबको। बिल्कुल बन रहा है सर, 52 हफ्ते का बेस बना है, बट प्रॉब्लम यह है कि इसको चार्ट को मैक्स कर दीजिए। प्रॉब्लम यह है कि जो ओवरहेड सप्लाई है ना, लिस्टिंग के दिन से जो पिटता हुआ आ रहा है, 61 वीक्स में 69% गिरा था, उसका 50% रिट्रेसमेंट सर पे 235 का रेजिस्टेंस है। तो जो आज ये ब्रेकआउट फेल हो रहा है ना करंट वीक में, इसकी बड़ी वजह यही है। तो राइट एट ब्रेकआउट ऐसे स्टॉक नहीं खरीदे जाते हैं। अब देखिए इसमें कमी कहाँ कहाँ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वीकली पे बेस बना है, लेकिन वीकली पे मूविंग एवरेज 200 रुपए के आसपास है तीनों, 10, 20, 50। फिर 10 above 20 है, लेकिन 20 above 50 नहीं है, तो पहली कमी। मूविंग एवरेज से दूर ब्रेकआउट आ रहा है, दूसरी कमी। वॉल्यूम ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर भी ठीक है, तो ये दो बड़ी कमी है जिसके लिए ब्रेकआउट नहीं प्ले करना है। और समय भी 8-10 हफ्ते और समय लगाएगा। मूविंग एवरेज वीकली पे पूरी तरीके से जब अलाइन होंगे तब इसका ब्रेकआउट आपका वर्कआउट करेगा या नहीं तब पता चलेगा। तो अभी इस ब्रेकआउट को नहीं प्ले करना है और 8-10 हफ्ते डेवलप होने देना है। जी। एस के आहूजा साहब हैं, ये बोल रहे हैं कि सर मेरे पास डीएलएफ के 880 रुपए के कुछ शेयर पड़े हुए हैं। हमारे ही चैनल पर किसी एनालिस्ट ने एडवाइस किया होगा उनको कि होल्ड कर कर चलें। अब थोड़ा नीचे आ गया है सर, ये 5 साल वेट कर सकते हैं। डीएलएफ सर होल्ड करने लायक है 5 साल के लिए? आ जाएगा इनका रेट या प्रॉफिट? सर मेरे को 5 साल का तो नहीं पता, शॉर्ट टर्म का प्लेयर हूँ। शॉर्ट टर्म में 625 आते दिख रहा है। और आपको याद होगा पिछले 5 महीने से मैं बोलते आ रहा हूँ कि एफएमसीजी और रियलिटी से जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहिए। अगर बाजार में कोई करेक्शन बना तो सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं काउंटर में टूटेगा। और रियलिटी तो अपना वीक इंडेक्स जो है वो अपने मेजर सपोर्ट जोन के आसपास आके उसको तोड़ने भी तैयार खड़ा है। 866 का मेजर सपोर्ट है, 888 खड़ा है, लोअर हाई है। 3 साल का वीवैप, 20 वीक मूविंग एवरेज सब रिजेक्ट किया है। जिस दिन रियलिटी इंडेक्स 866 के नीचे गया, 723 का टारगेट खुलेगा, यानी सपोर्ट से टारगेट का डिफरेंस है 16%। अगर 16% इंडेक्स चटकता है तो लार्ज कैप 20-25%, और मिड कैप स्मॉल कैप तो एकदम बिल्कुल लेट जाएंगे कि भगवान आओ चढ़ा दो ट्रक मेरे ऊपर, वो वाला हाल हो जाएगा। तो रियलिटी स्टॉक्स नहीं होल्ड करना है। 625, 573 दिख रहा है। बाकी 5 साल का मेरे को नहीं पता सर। शॉर्ट टर्म में प्रोबेबली 6-8 महीने में आपको 625 एंड बिलो के लेवल मिल जाएंगे। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर सुजलॉन पर। सर सुजलॉन कौन से प्राइस पर लेना चाहिए? सुभजीत रॉय जी का सवाल है, लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म से अगर आपका मतलब 3 साल का है तो आइडियली गुड प्राइजेस है यहाँ से। जो भी नीचे मिलेगा वो डिस्काउंट ही है, मतलब सेल में आपको 70% डिस्काउंट मिल रही है कि 90% डिस्काउंट, ये तो कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, माल बेचने वाला डिसाइड करेगा। आइडियली गुड प्राइजेज है, 47-52 ये रेंज के अंदर एक्यूमुलेट कर लीजिए। 80-50 का टारगेट मिलेगा। बहुत स्लो मूवर रहेगा तो पेशेंस बहुत ज्यादा रखना होगा। ठीक है। गणेश बियानी जी का सवाल है, हमारे प्राइम मेंबर भी हैं, टाटा केमिकल के। इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं सर 957 रुपये के। 6 मंथ्स तक वेट कर सकते हैं? एवरेज करें या लॉस बुक करना पड़ेगा? जब रेंज के बॉट नहीं, बल्कि आप तो रेंज के टॉप पे जाके ले लिए। रेंज का बॉटम 900 टूटा है, जिसका टारगेट हम कितनी बार डिस्कस किए थे कि 778 है। 778 आ गया। अब वन साइडेड डाउन मूव है ऑन द वीकली। तो ये पहली बार, मतलब मैं अपना रूल तोड़ रहा हूँ क्योंकि ये 20,000 करोड़ का है, तो आई गेस स्मॉल कैप में ही आएगा, मिड कैप में आएगा। 11 हफ्ते में कोई भी बाउंस बैक नहीं है, कंटिन्यू 12 डाउन कैंडल्स हैं, 24% टूटा है, 24.35। वीकली के मेजर सपोर्ट जोन पे है 778, 758। यहां पे एवरेज कीजिए, 750 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस लीजिए। और बाउंस बैक में 900 रुपए जैसी मिले एक बार, मतलब वो निकल जाना चाहिए आपको। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो नवकार कॉरपोरेशन पर आपकी राय चाहते हैं सर।
नौकार का 103.50 टूटा है, पुल बैक में 103.50, 108.50 मिले तो बेचिए, 88.50 आते हुए दिख रहा है। लास्ट वीक हैमर बना है तो पुल बैक आने की पॉसिबिलिटी काफी आई है। 103.50 स्ट्रक्चर का रेजिस्टेंस है, 108.50 से 110.50 वीकली पे 10 वीक मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। एट फार 110 तक ये बाउंस बैक स्ट्रेच कर सकता है, बट इवेंचुअली उसके बाद 88.50 आ जाएगा। तुरंत मत निकलिए, बाउंस बैक का थोड़ा सा माहौल बन रहा है, तो एक आध हफ्ते 2 हफ्ते वेट कर लीजिए। ठीक है। शाहनवाज साहब पूछ रहे हैं सर, इंट्राडे में कोई स्टॉक है क्या? इंट्राडे में तो सुबह सुबह निकल गए सर, सिग्निटी था, केटीके बैंक था, यात्रा नहीं, इंडसइंड बैंक। एक इंट्राडे तो मैं नहीं करता हूँ ना, मैं बता पाऊंगा आपको। मैं एक स्टॉक दिखा देता हूँ, इंडसइंड बैंक। हालांकि मैं बार बार बोलते आया हूँ कि 892 के ब्रेकआउट के बाद ही खरीदना है, बट किसी को फ्लैग पैटर्न पढ़ने का शौक वापस से जाग जाए, अगर इतने स्टॉक आपने मिस कर दिए हैं, तो पोल बना था इसका 6 नवंबर से लेके 13 नवंबर तक, 5 दिन में 14.79% चला था। उसके बाद से 3, 6, 9, 12, 15 दिन का फ्लैग था। आज ओपन लो के साथ चला है और इमीडिएट स्विंग हाई 863 क्रॉस हुआ है। तो 892 जा सकता है, और 892 निकलने के बाद तो फिर बड़ा टारगेट कितना है, 1084 का है। तो मेरे को लग रहा है यहाँ से 892 जो ब्रेकआउट पॉइंट है वहां तक जाएगा। 857 पे हमने बाई दिया है, 842 का स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस लगा सकें, थोड़ा पेशेंस रख सकें, स्विंग ट्रेड है तो लीजिए, इंट्राडे करने के शौकीन है तो भूल जाइए। ठीक है। संगीता कुमारी जी का सवाल है सर, LNT 3465 की बाइंग है, इसे क्या करें? एलटी का काम हो गया लगभग, नहीं अभी बचा है। एलटी पुल बैक 39.22 जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, इसके ऊपर 39 नहीं, 10% एक्सटेंशन नहीं दिया, 5 ही दिया है। 3900 के आसपास अगर बुलिश एविडेंस मिलता है तो बाई कीजिए, अभी भी थोड़ा सा जूस बचा है, 4300 4400 तक का जूस बचा हुआ है। ठीक है सर। अ, एक हमारे दर्शक हैं बिमल सिंह जी, ये पूछ रहे हैं सर, केन्स टेक्नोलॉजी पर आपका व्यू। केन्स टेक्नोलॉजी, ये स्मॉल कैप 250 का हिस्सा है। केन्स एक्सट्रीम वीक 77-80 का जो ब्रेकआउट फेल हुआ है, मतलब रेजिस्टेंस के पास ही से नीचे आ गया है। किसी को पढ़ना है तो परफेक्टली पढ़ सकता है, कब कंप्लीट करने के बाद नीचे आए तो ऐसा लगा है हैंडल बना के ऐसे ऊपर जाएगा, ये मुंह के बल गिरता ही जा रहा है। एक गैप छूटा हुआ है 4567 पे, वहां तक आ सकता है। बट वीकली पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9वां डाउन वीक है, तो बाउंस बैक आने की पॉसिबिलिटी है। अगर बाउंस बैक में 5700 मिल जाए तो दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। एक हमारे दर्शक हैं खेमकरण साहब, इनका सवाल है सर, इम्फा IMFA, इस पे क्या आपका व्यू रहेगा सर? इन्फा ये बार बार आ तो रहा है इसमें ये उड़ीसा वाली लिस्ट कंपनी में। है ना, इंडियन मेटल एंड फेरोलॉय। हाँ, 1383 हो गया। अरे बहुत दिनों बाद देखा है आज मैंने। आ, वीकली पे 3 टाइट क्लोजेस से ब्रेकआउट दे रहा है सर, थोड़ा सा। जी। मतलब अभी कितना बज गया है, 11:30 बज गया है, और एवरेज वॉल्यूम का 1.1% किया है अभी तक। एटलीस्ट 2x हो जाना चाहिए, तो वो एक प्रॉब्लम है। अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं तो करंट वीक का लो 1320 है, इसका स्टॉप लॉस डाल लीजिए। 1600 रुपए तक का टारगेट मिल सकता है। बहुत एग्रेसिव और रिस्की ट्रेड है, 0.25% ऑफ द कैपिटल से ज्यादा इस ट्रेड में नहीं जाना चाहिए। ठीक है। श्रवण सिंह जी हैं हमारे प्राइम मेंबर भी हैं, और सुपर चैट भी भेज रहे हैं सर। ज़रूरत नहीं थी सर, एक ही चीज़ बहुत थी। इंडिगो पेंट्स और रेट गेन ट्रैवल, इसमें वीकली में टाइटनिंग है क्या? दोनों में शॉर्ट टर्म का व्यू दे दीजिए अंशु भाई। हाँ, ऐसे सवाल आते हैं तो मजा आ जाता है। इंडिगो पेंट और दूसरा कौन सा था सर? रेट गेन। बहुत बेहतरीन। ये जो भी सवाल ये पूछ रहे हैं, मोस्ट लाइकली अगले 1 डेढ़ साल में आप लगे रहेंगे तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाएंगे। बस रिस्क मैनेजमेंट और क्वांटिटी कैलकुलेटर पे ध्यान दिए रहिए। रेट गेन में 50 वीक्स का कप हैंडल पैटर्न है, हैंडल में टाइटनेस है। 736 का पिवट है, 736 के ऊपर ब्रेकआउट बाय नहीं करना है। ब्रेकआउट के बाद जब टाइटनेस आए और आपका स्टॉप लॉस छोटा हो, तब रिस्क मैनेजमेंट क्वांटिटी कैलकुलेटर यूज करते हुए बाय कीजिएगा। 950 का टारगेट मिलेगा। तो पैटर्न अंडर डेवलपमेंट है, थोड़ा सा
पेशेंस रखिए, जब ब्रेकआउट कंफर्म हो जाए तब लीजिएगा। इंडिगो पेंट्स में वीकली पे 2085% वॉल्यूम राइज था, 7.1 मिलियन का वॉल्यूम। 10 नवंबर वाले वीक में 30% चला था। उसके बाद से लास्ट वीक में टाइट क्लोज थी, करंट वीक में टाइट क्लोज थी, यानी विलियम ओनिल का 3 टाइट क्लोजेस पैटर्न बन गया है। एक ही कमी है कि वीकली पे 10 मूविंग एवरेज 1174 पे छूटा है। तो प्रोबेबली ये जो फोर्थ वीक है टाइटनेस की, ये स्पिल ओवर होके 6-7 हफ्ते चली जाए, ताकि मूविंग एवरेज कैचअप हो जाए और एकदम सपोर्ट मिल जाए, ताकि लॉन्च पैड की तरह ये एक्ट करे। अगर जैसा डेवलप हो रहा है और 3-4 हफ्ते ऐसे टाइट रह जाता है और मूविंग एवरेज कैचअप हो जाती है, तो बहुत आराम से स्टॉक 1584, जो वीकली पे ऑर्डर ब्लॉक है, प्रिसाइज लेवल बता दे रहा हूँ, 1585-70, ये लेवल टेस्ट कर लेगा। तो ट्रेड डेवलप हो रहा है, वॉच बनाए रखिए इस पे। मूविंग एवरेज वीकली पे जैसे ही क्रॉस हो जाए, मूविंग एवरेज भी क्लोज नहीं लगाना है, ईएमए लगाना है, इनपुट में क्लोज की जगह HLC 3 लगाना है। वो वाला 10 वीक मूविंग एवरेज जब कैचअप हो जाए, आपका ट्रेड डेवलप हो जाएगा। अब हमारे साथ प्रदीप हल्दर जी भी जुड़ चुके हैं, पीएचडी कैपिटल के हेड। प्रदीप जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आपको और सारे व्यूअर्स को जी। गुड मॉर्निंग। प्रदीप भाई, बस मैं अंशुल जी से लास्ट सवाल ले रहा हूँ। एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने सुपर चैट पर सवाल पूछा है। इन्फी बीम, ये 20 रुपये का लिया हुआ है इन्होंने, होल्ड या सेल? इन्फीबीम ये दोबारा नहीं चला सर, 2 बार प्रीएम्प्टिव फेल किया, तीसरी बार ब्रेकआउट भी फेल किया। 1890 का स्टॉप लॉस कट चुका है, लॉन्ग लिक्विडेशन में 17 रुपये 40 पैसा पहला टारगेट बन रहा है। 1890 के नीचे आपको लॉन्ग होना ही नहीं चाहिए था। 1740, 1662, ये दो टारगेट खुले हैं। ठीक है सर। ठीक है अंशुल भाई, आज शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही सही, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रदीप जी, क्या लग रहा है मार्केट, कहाँ देख रहे हो निफ्टी बैंक निफ्टी? ऑब्वियसली सर, देखिए लास्ट 2-3 दिन से हमने देखा एक कंसोलिडेशन ही कर रहा है। ऑलमोस्ट 26,062-63 के आसपास का भी प्राइस है। मुझे लगता है कि बाजार सर एक सपोर्ट है 25,850 के अराउंड, और एक रेसिस्टेंस अभी है 26,150। इस रेंज के अंदर ही रहने वाला है। और क्योंकि आरबीआई का रेट भी पॉलिसी है, रेट कट का पॉसिबिलिटीज है, पुतिन साहब आए, मल्टीपल टिगर है, फेड का रेट कट होने वाला है, बहुत मल्टीपल टिगर होने के कारण यहाँ पे इंडेक्स लेवल पे कोई फ्रेश पोजीशन मुझे लगता है कि थोड़ा कम ही रखना चाहिए। और एज वेल एज पास्ट में भी हमने दिसंबर मंथ पे देखा है कि थोड़ा बहुत गिरावट आता ही है। तो इस वजह से मैं अभी यहाँ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चार्ट में अभी भी सपोर्ट है और अच्छा खासा डे हाई लगा के अभी 26,062-63 के आसपास अभी निफ्टी कारोबार कर रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी में भी सेम व्यू रहेगा। बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप देखिए 58,850, 58,700 के आसपास जो एक सपोर्ट था, वहाँ से सपोर्ट लेने के बाद एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है अभी 59,373 के आसपास। मुझे लगता है कि 59,800 से लेके 58,000 ऑलमोस्ट 700, 1,000 पॉइंट के अंदर घूमने वाला है बैंक निफ्टी। मोटा मोटा सर व्यू पॉजिटिव है, लेकिन मल्टीपल ट्रिगर है, इसके वजह से मैं थोड़ा अभी यहाँ पे कोई भी फ्रेश व्यू मैं आपको नहीं बताऊंगा कि यहाँ पे आपको पूरा लॉन्ग करके जाना है, यहाँ पे आपको शॉर्ट करके जाना है। आप एक रेंज के अंदर ही रहने वाले हो, और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है एक बार 26,200 अगर क्रॉस करता है निफ्टी में, उस केस में आपको ऊपर का साइड मिलेंगे। ओवरऑल लॉन्ग टर्म मिड टर्म में व्यू पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ ना करेंगे तो ही अच्छा है। दो एक दिन देख लीजिए, मल्टीपल टिकर है, और कल तो सर 10 बजे पॉलिसी का भी आउटकम भी आना है, तो एक बार वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो पॉलिसी आउटकम के लिए वेट करना ज़्यादा ठीक रहेगा, और वैसे लेवल्स आपको बता दिए हैं प्रदीप जी ने। प्रदीप जी, एक शेयर हमें मिला है डीसीबी बैंक का, जेड पठान के नाम से एक आईडी बना हुआ है, इन्होंने 1200 शेयर लिए हुए 152 रुपये पर। शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म इन ये आपका व्यू जानना चाहते हैं? देखिए मुझे लगता है कि अगर आपने बाय किया है तो डेफिनेटली बने रहिए इसमें। 176 के आसपास प्राइस है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत और करेक्शन आपको दिखा सकता है, इस लाइक 162 163 तक, लेकिन ये कंटिन्यू होने वाला है रैली 195 200 तक। तो बने रहिए, बने रहने का ही सलाह होगा इसमें। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं विराज ठक्कर जी, ये पूछ रहे हैं भारत डायनामिक्स आज के लेवल पे ले सकते हैं क्या? देखिए कहीं ना कहीं एक रैली जो है डिफेंस में हम देख रहे हैं कि आ रहा है,
और कुछ अगर अनाउंसमेंट आता है तो डेफिनेटली डिफेंस काउंटर में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा एक दो दिन न्यूज़ के वजह से या तो कुछ भी मोमेंटम की वजह से आप बाई मत कीजिए। अभी मार्केट का हालात उतना अच्छा है नहीं। आपको कोई भी डिफेंस में अगर बाई करना है, सपोज बीडीएल में ही अभी 1498 के आसपास का प्राइस चल रहा है, मुझे लगता है कि स्टैगर मैनर पे बाई करना चाहिए इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट। अब थोड़ा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए और आपके हिसाब से और एक बार आपको अगर 1430 1425 के आसपास मिलता है उस टाइम पे आप निवेश कीजिए। स्टैगर मैनर पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जी। जेके टायर सर, हिमांशु जी का सवाल है, इसमें 410 रुपए की इनकी बाइंग प्राइस है, क्या करें इस पर? आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है आपका। पहले प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपको 453 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। मुझे लगता है कि 495 से 500 ऑन द वे। जैसे ही 500 के आसपास प्राइस आपको मिलेंगे, आप उस टाइम पे अभी का जो प्राइस है 470 475, उस टाइम पे आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है। लेकिन अभी बने रहने का सलाह होगा यहाँ पे, और मोमेंटम पॉसिबल होगा इसमें। ठीक है। डॉक्टर ताबिश साहब का सवाल है, मान इंडस्ट्री सर, 451 रुपए के लिए हुए हैं, होल्ड करें और क्या कुछ स्टॉप लॉस रखना चाहिए इस पर? विवेक सर, मुझे लगता है कि अभी 441 के आसपास का प्राइस है, मेक और ब्रेक जोन के आसपास ये आ चुका है। स्टॉक अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक बार करेंट जोन से भी 15 to 20% नीचे आ सकता है। तो मेरे हिसाब से एक बार करेंट जोन से एग्जिट करना बहुत अच्छा रहेगा। आप प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कीजिए एक बार। यहाँ पे आप करेंट जोन से एक बार एग्जिट करके जाइए। फ्रेश बाइंग पॉसिबल होगा स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 485 के ऊपर, लेकिन जिस तरीके से स्टॉक ऊपर से थोड़ा बहुत हल्का हो रहा है, अभी भी करेंट जोन से 15 to 20% स्टॉक नीचे आ सकता है जी। अली जेबा जी का सवाल है, इंडियन होटल सर, 750 रुपए के लिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म के लिए क्या एडवाइस रहेगा? देखिए, इंडियन होटल अभी 733 के आसपास का प्राइस है, बने रहिए। लॉन्ग टर्म में, मिड टर्म में बढ़िया स्टॉक है। रिसेंटली टॉप बनाया था, कंसोलिडेशन हो रहा है, तो जिनके पास पोजीशन है बने रहिए। फ्रेश एंट्री अभी ना करेंगे तो ये अच्छा रहेगा। ठीक है। आईटीआई पर आपका व्यू सर? देखिए, आईटीआई में भी अभी 303 के आसपास का प्राइस है। रिसेंटली एक टॉप बना के आया था, कंसोलिडेशन रेंज पे फंसा हुआ है। ये 330 के ऊपर जाने वाला नहीं है और 290 के नीचे भी नहीं आएगा। इस रेंज के अंदर ही घूमने वाला है। पेशेंस रखिए, बने रहिए। फ्रेश बाई नहीं करना है। बाला गौतम जी का सवाल है, इंडिया मार्ट 4000 के लिए हुए हैं, क्या करें? देखिए, मुझे लगता है कि आप 4000 पे अपने बाई किया और आपने स्टॉप लॉस नहीं मेंटेन किया, यही तो सबसे बड़ा गलती है अभी। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि स्टॉक 2050 2100 का एक जोन जो है वो बहुत ही सपोर्टिव है। वहाँ पे एक बार आ सकता है। तो आप देख लीजिए, आपके हिसाब से अगर आप वेट कर सकते हो तो वेट कीजिए, नहीं तो एक बार एग्जिट करने का सलाह रहेगा। लेकिन आपका नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस से आपको अभी स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि हम स्टॉप लॉस कुछ ट्रेडिंग पर्पस से भी देते हैं। अब आपने इतना ऊपर बाय किया है, अभी 2320 के आसपास का प्राइस है, तो अभी 2050 के आसपास का आपका एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। कभी भी कुछ उछाल मिलता है अगर 2700 2800 तक, तो आपको एग्जिट करना चाहिए उस टाइम पे। एक हमारे दर्शक हैं, प्राइम मेंबर हैं, दीपक सारदा जी, ये पूछ रहे हैं, जीआरएम ओवरसीज में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? जीआरएम ओवरसीज, देखिए ब्रेकआउट तो आ रहा है लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम भी एक बार 496 के आसपास टॉप बनाया था। और इस बार भी रिसेंटली हमने देखा कि 593 के आसपास का टॉप है। तो 500 के ऊपर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे स्टॉक में रैली बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मेक श्योर अगर आपके किसी के पास भी है तो 455 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस, क्योंकि ऐसा पैटर्न फेल होते भी मैंने बहुत बार देखा है। जबरदस्त रैली आ सकता है, नहीं तो यहाँ से ब्रेकआउट भी आ सकता है। तो मेक और ब्रेक जोन पे है, 500 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए अगर किसी के पास अभी है। 455 का स्टॉप लॉस। कुकिंग विद जरीना, इस नाम से एक आईडी बना हुआ है। प्रदीप जी, आपने कहीं पर लक्ष्मी फाइनेंस शायद रिकमेंड किया होगा 176 पे। ये बोल रही हैं कि सर लॉस हो रहा है, इसमें क्या करें? ये आपकी रिकमेंडेशन है या सर क्या है? सर, आज से 3 महीना पहले किया था और आई थिंक 165 या तो 155 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी था। तो अच्छा। उस टाइम पे तो 3 4 महीना हो चुका है। अभी प्रॉब्लम वही हो जाता है कि लोग स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते। अभी हमें लगता है कि देखिए, एक शॉर्ट टर्म में रिकवरी भी आ रहा है।
145 इसके ऊपर क्लोजिंग होने पे इसमें मोमेंटम आएगा, उससे पहले मोमेंटम नहीं आएगा। और ऐसा मत कीजिए, अगर आपका ट्रेडिंग व्यू है और अब कोई स्टॉप लॉस दिया जा रहा है तो स्टॉप लॉस भी फॉलो कीजिए, ओनली कॉल मत फॉलो कीजिए, कॉल के साथ स्टॉप लॉस भी फॉलो कीजिए। बिल्कुल स्टॉप लॉस देखिए, जितना इम्पोर्टेंट टारगेट सुनना होता है उतना उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है स्टॉप लॉस सुनना, और वो लिखना चाहिए। अक्सर हम यही कर लेते हैं कि स्टॉप लॉस पर काटते नहीं हैं, फिर हम दोबारा रिव्यू के लिए पूछते हैं और फिर उसमें फंसने के चांसेस होते हैं। हिंदुस्तान कॉपर सर, इस पर आपका व्यू? आज तो बहुत जबरदस्त मोमेंटम इसमें आया है हिंदुस्तान कॉपर में, और मुझे लगता है कि अगर किसी के पास है डेफिनेटली आप बने रहिए। नेक्स्ट मोमेंटम 365 के आसपास एक्चुअली एक रेसिस्टेंस है, लास्ट टाइम भी 364 365 के आसपास का टॉप था, और अभी भी 358 के आसपास से है। तो मुझे लगता है कि देखिए, एक दो दिन के लिए किसी का व्यू था तो यहाँ पे हो चुका है, लेकिन मल्टीपल रेसिस्टेंस है, 396 में रेसिस्टेंस है, 365 में रेसिस्टेंस है। तो फ्रेश पोजीशन बनाने में मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एज ए इन्वेस्टर, एज ए इन्वेस्टमेंट आप बिल्कुल बने रहिए इसमें, विथ स्टॉप लॉस ऑफ 315। रिसेंटली 315 के नीचे भी नहीं आया था, लेकिन हायर टाइम फ्रेम में मल्टीपल एक रेसिस्टेंस है जो कि आपको आते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें दो खबरें एक साथ चल रही हैं और दोनों ही खबरें बड़ी ज़बरदस्त हैं। एक कॉपर, कॉपर के प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में रोज नए हाई बना रहे हैं, कल भी 3.5% इंटरनेशनल मार्केट में चल गए थे। तो इसकी वजह से कॉपर शेयरों पर तो तेज़ी है ही। दूसरा कि ये क्रिटिकल मिनरल माइनिंग में जुड़े हैं। कल हमने इस पर खबर पर चर्चा भी की थी कि एनटीपीसी माइनिंग के साथ इन्होंने एक जेवी किया है जिसमें कि ये रेयर अर्थ और कॉपर माइनिंग वगैरह में जाएंगे। तो ये दो खबरें बड़ी हैं। अब प्रदीप भाई एक चीज़ बताइए, जीएमडीसी वर्सेस हिंदुस्तान कॉपर। जीएमडीसी रेयर अर्थ में काम कर रही है, ये काम करेगी, लेकिन ये कॉपर जो बना रही है उसकी कीमतें ऑलरेडी बहुत बढ़िया चल रही हैं, सप्लाई नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में उतनी। तो कौन तेज चलेगा, जीएमडीसी या हिंदुस्तान कॉपर? देखिए, हिंदुस्तान कॉपर ऑलरेडी चला हुआ है बहुत, और इसीलिए चलने के बाद ऑब्वियसली दोनों स्टॉक ही फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन हिंदुस्तान कॉपर अभी उतना ज्यादा भाग भाग नहीं पाएगा, मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस है। अब जीएमडीसी मुझे लगता है कि अगर किसी के पास है तो आप बने रहिए, ये स्टॉक भागने के लिए रेडी हो रहा है, 650 700 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। लास्ट टाइम ऑलमोस्ट 640 650 तक आया भी था, वहां से करेक्शंस हुआ, करेक्शंस होने के बाद फिर से दौड़ लगाने के लिए रेडी है। 528 प्राइस है, इसमें आप बने रहिए। मुझे लगता है कि रेसिस्टेंस भी बहुत दूर है और अच्छा खासा करेक्शंस हो गया था जी। ठीक है सर, बायोकॉन को ऐड कर सकते हैं इन लेवल्स पे? देखिए सिद्धांत जी बायोकॉन पूछ रहे हैं जी। देखिए बायोकॉन मुझे लगता है कि आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, और एक बार 380 के आसपास आता है तो एक बार आपके पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, लेकिन अभी तो नहीं बायोकॉन को बाय करना चाहिए, थोड़ा वेट कीजिए और नीचे आएंगे। एक हमारे दर्शक हैं अदानी ग्रीन एनर्जी, इन्होंने 2080 का बाय किया हुआ है, होल्ड कर लें क्या? कितने पे सर? 2080 सर, बिल्कुल 50% पर चल रहा है इनकी खरीद से। तो इन्होंने पता नहीं कौन से ईयर में, मतलब आज मेरे पास चार्ट नहीं है, मैं ज़्यादा पिछला हिस्टोरिकल जो नहीं देख पा रहा। उन्होंने आई थिंक लास्ट ईयर ही खरीदा था, उस टाइम पे ही प्राइस था ऑलमोस्ट मई 24 के आसपास ही, 2050 के आसपास। उसके बाद आपको पता है ये जो हिंडनबर्ग का न्यूज़ आया था, तो कहीं नहीं ना नहीं, कहीं लास्ट ईयर तो हिंडनबर्ग, तो मतलब 2023 में आया था ना हिंडनबर्ग, उसके बाद तो वो सब वैसे ही है। उसके बाद हाँ तो ये मैं सारे शेयर वैसे ही टूट गए थे, वो यूएस वाला आया था खबर। हाँ, तो ओवरऑल अभी 17 जून 24 के आसपास का प्राइस मुझे चार्ट में दिखाई दे रहा है 2150 2200 के आसपास। तो वहां से अगर आपने लास्ट ईयर ही बाई किया है, सो स्टॉक तो ऑलमोस्ट आधा हो गया है। सो अभी देखिए हिंडनबर्ग का वो क्लियरेंस भी आ चुका है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये थीम लंबा चलेगा भी, और जितना नीचे आना था आ चुका है, इससे ज्यादा नीचे तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि पैनिक एक जो सेलिंग था वो अभी सिचुएशन नहीं है। तो बने रहने का सलाह होगा करेंट जोन से, मुझे लगता है कि आपको प्राइस मिलेंगे। रीना परमार जी सर, एसबीआई 780 का लिया हुआ है, प्रॉफिट बुक करना है या होल्ड करना है अभी? कौन सा स्टॉक? एसबीआई, स्टेट बैंक। नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बने रहना है। मुझे लगता है कि रिसेंटली एक पीएसयू बैंक पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आया था कल भी, अभी भी एक बार पॉसिबल है कि पीएसयू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको 930 तक दिखा दे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाय ऑन डीप रणनीति रखना चाहिए, और किसी के पास है तो बने रहना चाहिए। बेचेंगे एक बार 1050 1100 के आसपास,
प्रॉब्लम में है जब ये ऑलमोस्ट रिसेंट टॉप बना रहा था 980 990 के आसपास। हमने ऐसे भी बताया था कि 930 से 925 के आसपास आपको फिर से बाय करना चाहिए। जब नीचे आते लोग बाय करते नहीं, फिर से ऊपर भाग जाता है। तो वो एक्यूमुलेशन का जोन है, आप एक्यूमुलेशन करके भी जा सकते हो, और अगर आपके पास है तो बने रहिए। मुझे लगता है कि इजीली आपको 1080 1100 के आसपास प्राइस मिलेंगे। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर बैंको इंडिया पर। वरुण सिंह जी का सवाल है सर, 700 शेयर की बाय है 820 रुपये पर, क्या करें? बढ़िया शेयर देखिए चला सर आज ये। जी। यस, आज एक मोमेंटम आया है स्टॉक में, और अच्छा खासा करेक्शंस के बाद एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है, इससे पहले हमने देखा है कि ऐसा पैटर्न लास्ट पास 3 बार ऑलरेडी दिखा चुका है। तो ये जो रैली कंटिन्यू हो रहा है, इस रैली में मुझे लगता है कि एक बार 814 और 815 आने के लिए रेडी हो रहा है। तो बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है बने रहने का सलाह होगा। टिथ के नाम से एक आईडी बनाई हुई है, इन्होंने पूछ रहे हैं कि अपोलो माइक्रो सिस्टम सर एग्जिट किया, चार्ट पैटर्न लुक लाइक प्री ब्रेकडाउन स्टेज, 256 के नीचे जाएगा क्या? आपका व्यू। देखिए इसमें मैं पॉजिटिव ही हूँ, अभी नेगेटिव मैं नहीं हूँ। और रिसेंटली आपके साथ एक शो भी हुआ था, वहाँ पे मैंने बताया था कि 240 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, और 250 से लेके 265 ठीक ठाक है। और ऐसा सिचुएशन में आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं 255 से बाइंग कॉल दे रहा हूँ और 240 का स्टॉप लॉस है, मतलब 15 रुपीज ही है। तो 15 रुपीज कभी भी हिट होता है तो आपको निकल जाना चाहिए। हाई पॉसिबिलिटीज है कि ये स्टॉक ऐसे एक बार बाउंस बैक आपको दिखा दे, और 300 एंड 330 के आसपास फिर से प्राइस आपको आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन 240 इसके नीचे कभी भी अगर वीकली बेसिस पे क्लोजिंग होता है, देन आपको नहीं रखना चाहिए। लेकिन अभी बने रहने का ही सलाह होगा किसी के पास है तो। तत्व चिंतन में सर आपकी राय। आ, देखिए पर्टिकुलर स्टॉक मुझे लगता है कि अभी 1433 के आसपास का प्राइस है। और मुझे लगता है कि अगर किसी के पास पोजीशन है तो डेफिनेटली आप बने रहिए, एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए आप यहाँ पे 1370 के आसपास, और पोजीशन को होल्ड कीजिए। बने रहने का सलाह होगा विथ ए टारगेट ऑफ 1650। मिनिमम 3 से 4 महीने का एक बार टाइम होराइजन रखना पड़ेगा। सीडीएसएल और कोचीन शिपयार्ड, इनमें से किसी में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या? प्रदीप जी देखिए, देखिए पुतिन साहब आ रहे हैं, थोड़ा डिफेंस पर फोकस भी बढ़ जाएगा, तो कोचीन शिपयार्ड पर ध्यान देना है क्या? देखिए कोचिन शिपयार्ड अभी मुझे लगता है कि स्टैगर मनर पे बाई करना चाहिए। और पुतिन सब आ रहा है, उसके वजह से आपके पोर्टफोलियो में होना नहीं चाहिए। उसके वजह से अगर कुछ मूव आता है, उस मूव में आप स्विंग ट्रेडिंग करके जा सकते हो। लेकिन अगर आपको बाई करना ही है तो फिर एक स्टैगर मैनर पे कीजिए, करेंट जोन से नहीं। मुझे लगता है कि करेंट जोन से भी 7 to 8% नीचे आ सकता है। उस लेवल पे हर एक जोन पे आप एक्यूमुलेशन करके जा सकते हो कोचिन शिपयार्ड को। सीडीएसएल भी मुझे लगता है कि नीचे थोड़ा और पॉसिबिलिटीज है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा भाग गया था। कि देखिए ऊपर खरीदने में कोई मतलब नहीं है। जहां पे मैं दिसंबर में व्यू बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट लास्ट कुछ सालों में दिसंबर का डेटा नेगेटिव ही है ऑलमोस्ट, लेकिन इस बार ऐसा ही होगा मैं नहीं बता रहा हूँ ऐसा कि हो सकता है, क्योंकि मार्केट क्या मूव करेगा एक बार आपको देखना चाहिए। और दोनों स्टॉक ही बहुत बढ़िया लगता है मुझे। अगर कोचिन शिपयार्ड आपको पास है तो आपको 2350 और 2400 के आसपास बेचना चाहिए। और सीडीएसएल भी मुझे लगता है कि 1850 1900 के आसपास उस टाइम पे टॉप बनाएगा थोड़ा बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, उस टाइम पे बेचना चाहिए। सीडीएसएल अभी 1538 का प्राइस चल रहा है, मुझे लगता है कि एक बार आप थोड़ा स्टैगर मिनट पे बाय कीजिए। 1500 1500 से स्टार्ट कीजिए, और 1480 70 के आसपास ऐसे स्टैगर मिनट पे बाय करते रहिए। ठीक है। वॉकहार्ट फार्मा 1500 के लिए हुए हैं, इस पर आपकी राय। देखिए अगर किसी के पास 1500 के ऊपर है, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में एक सपोर्ट लिया था ऑलमोस्ट 1183, वहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। हाई पॉसिबिलिटीज है कि फार्मा सेक्टर जिस तरीके से पुल बैक दिखा रहा है, ये भी पार्टिसिपेट करने वाला है। लेकिन आज मोमेंटम थोड़ा खराब है, और कहीं ना कहीं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको और नीचे मिलेंगे। 1300 से स्टार्ट कीजिए बाइंग करना, और बने रहिए। आज थोड़ा खराब है, मुझे लगता है कि होल्ड रखना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए आपको। ठीक है। जीएश मुंशी जी पूछ रहे हैं सर, एक्सिस बैंक में एंट्री कर लें क्या? देखिए एक्सिस बैंक बढ़िया लगता है मुझे। और अगर आप बैंकिंग में ही एंट्री करना चाहते हो, वो भी प्राइवेट बैंक पे, मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक आपके लिए बेस्ट हो सकता है। एक्सिस बैंक से भी बेटर अभी आईसीआईसीआई का बैंक चार्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड करेंट जोन से भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, 1386 का प्राइस है, 1355 1350 कभी भी मिलता है तो बाइंग स्टार्ट कीजिए। ठीक है सर। सर एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर, एसएमएल महिंद्रा
मैं 15% प्रॉफिट ले लिया, इसमें बाइंग क्लाइमेक्स था इसलिए, क्या इस प्रॉफिट एंड कैपिटल को आईटीसी में पार्क कर दूं? आईटीसी ठीक लग रहा है क्या प्रदीप जी एंट्री के लिए? आईटीसी एंट्री के लिए अभी ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि और थोड़ा लंबा कंसोलिडेशन यहाँ पे चल सकता है। फंडामेंटली स्ट्रांग बहुत ही है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत वेट करना चाहिए। और यहाँ पे अगर आपका प्रॉफिट है तो आप यहाँ पे और भी मेंटेन करके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी नहीं, थोड़ा वेट कीजिए, और नीचे आता है तो देन बाय कीजिए। एक ममता सिंह जी का सवाल है, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट GAEL 146 रुपये के लिए हुए हैं, लॉस में है, अभी क्या करें, एवरेज कर लें क्या? नहीं, एवरेज नहीं करना चाहिए, और चार्ट को देख के कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा है। एक बार 2024 में टॉप बनाया था 204 के आसपास, उसके बाद लगातार नीचे आ रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स पे आपको बेचने का ध्यान रखना चाहिए, और उछाल मिलता है कभी भी आपको बेचने का ही प्लान बनाना चाहिए। एवरेज करेंगे तो क्वांटिटी और ज़्यादा हो जाएगा, आप इमोशनली और अटैच जाएंगे यहाँ पे। तो वो इमोशनली अटक जाने का कोई मीनिंग नहीं बनेगा मेरे हिसाब से। तो आप एक बात तो बने रहिए, कभी भी अगर आपको उछाल मिलता है, कुछ भी सिग्निफिकेंट एक प्रॉमिसिंग उछाल उछाल मिलता है, तो उसमें आपको एक बार एग्जिट करने का सलाह होगा ऐसे स्टॉक से। ठीक है, गादिया मिता जी हमारी प्राइम मेंबर हैं, ये पूछ रही हैं सर ग्रो में 172 रुपये पर एंट्री कर ली, गलती हो गई, अब कैसे सुधारें इसको, एवरेज कर कर सुधारें या किस लेवल पर इसको दोबारा खरीदें? सर 172 में बाइंग है, राइट? हाँ। तो सर प्राइस भी चल रहा है 171 172 में ही, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ग्रो में बताया आपने, राइट? हाँ ग्रो में, अच्छा। ये तो 150 चल रहा है ना। ओके ओके सर, 150 चल रहा है अभी, सॉरी। हाँ। मुझे लगता है कि सर अभी एवरेज नहीं करना चाहिए, अभी बने रहिए अच्छा। आप, आपको प्राइस थोड़ा और ऊपर आते हुए दिखेंगे, लेकिन ये शॉर्ट टर्म वाला कोई मोमेंटम यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म मूवमेंट इसमें खत्म हो चुका है। आईपीओ आया था, 3 4 दिन चला, 193 92 के आसपास टॉप बनाया था, और जिस दिन मैं स्टूडियो में आया था उसी दिन मैंने एग्जिट करने का भी सलाह दिया था स्टूडियो में, मैं और संदीप सर उस टाइम पे सुबह सुबह शो कर रहे थे। तो अभी स्टॉक नहीं चलेगा, अगेन आपको 135 तक भी आ सकता है, लेकिन एवरेज करने की जरूरत नहीं है, बने रहिए। लॉन्ग टर्म थीम है, एंजल वन के साथ भी ऐसा हुआ था, बाद में एंजल वन चला, अभी आप बने रहने का सलाह होगा इसमें।